अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर भी है। कौन सा चैप्टर है? 9 चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस। चार्जेस के बारे में पढ़ना, चार्जेस को पढ़ना, उसे हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेस। उसे हम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज है? काइनेटिक और फिर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बताओ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? स्टैटिक जो रेस्ट में चार्जेस हो, ऐसे ही ना। जी जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो चार्जेस है, स्टडी ऑफ चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट। रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट उसको जो एक जगह पे एक ऑब्जेक्ट जो एक ही जगह पे हो हिले हाँ, जो अपनी जगह तब्दील ना करे उसे हम कहेंगे रेस्ट। तो जो चार्जेस रेस्ट में हो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी चार्जेस पढ़ेंगे? जो चार्जेस मोशन में। स्टडी ऑफ चार्जेस विद स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। जी, स्टडी ऑफ चार्जेस व्हिच आर इन मोशन। सही है, ऐसे भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में दो ब्रांचेज है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। सही है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो चार्जेस रेस्ट में होंगी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो चार्जेस मोशन में होंगी। अब चार्जेस दो किस्म की होती है, एक पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज। सही है ना। सोर्स चार्ज किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करती है। हाँ। और पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिससे हम टेस्ट करें चार्ज। हाँ, सोर्स चार्ज को टेस्ट करने के लिए। सही है। अब सवाल ये है, चार्ज पैदा कैसे होती है? और एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। सही है, एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि एटम है, एटम के सेंटर पर क्या होता है? एटम के सेंटर पर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। सही है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमता रहता है। जैसे प्लैनेट्स जो है वो सूरज के गिर्द घूमते रहते हैं ना, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमता रहता है। सही है। अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कौन सी चार्ज होती है? प्रोटॉन पर चार्ज होती है पॉजिटिव। सही है। और न्यूट्रॉन पर? न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं। इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल। सही है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सी चार्ज होती है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। आपका ध्यान इधर नहीं है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब याद रखो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज वो बराबर होती है। सही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज
बराबर होती है वो कितनी होती है 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन की भी चार्ज इतनी है और इलेक्ट्रॉन की भी चार्ज 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है। मतलब दोनों की चार्ज बराबर है लेकिन उनका मास डिफरेंट है। प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास। चार्ज दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में। सही है। चार्ज जो है दोनों की बराबर होती है 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन उनका जो मास है वो डिफरेंट होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितनी बार ज्यादा होता है? कितनी बार ज्यादा होता है? 1831 1831 टाइम प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। और न्यूट्रॉन का मास 1839 टाइम्स ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से। सही है। मतलब न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से भी ज्यादा है, न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर है। सही है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली। और प्रोटॉन की चार्जेस क्या है? प्रोटॉन की चार्जेस अब मैं आपको बताता हूँ चार्ज क्या है। सही है। ये समझ गए? आपको ये समझ आ रहा है? प्रोटॉन की चार्जेस कितनी है? चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोटॉन पर चार्ज है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। प्रोटॉन पर चार्ज इतनी होती है 1.602 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी इतनी होती है 1.602 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव इतनी होती है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव इतनी होती है। और न्यूट्रॉन पर कितनी चार्जेस होती है? न्यूट्रॉन पर जीरो। जीरो। हाँ जीरो होती है क्योंकि कैंसिल हो जाती है, इसलिए न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होती है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। सही है। प्रोटॉन पर इतनी ही होती है लेकिन पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन पर इतनी ही होती है लेकिन नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पर जीरो होती है। समझ में आया? अब आपको सवाल होगा ये चार्ज क्या है ना? तो चार्ज के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? प्रोटॉन किधर होता है? प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन किधर होता है? वो भी न्यूक्लियस। हाँ। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गोल घूमते हैं। हाँ, जिस रास्ते में घूमते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शेल या ऑर्बिट। सही है। जैसे सूरज के गिर्द जैसे सूरज के गिर्द सैयारे घूमते हैं लॉग पर, रास्ते पर। सही है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इस रास्ते में, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट या शेल। सही है। अब हम समझने जा रहे हैं इसको चार्ज को। चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज कैसे पैदा होती है? चार्ज पैदा कैसे होती है? सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, इधर देखो, ये एक एटम है, वही एक एटम है। आपको पता है जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं ना, वो मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं और मॉलिक्यूल्स एटम से बने हुए होते हैं। सही है। अगर आप देखो लोहा, स्टील या कोई भी आयरन, गोल्ड, सही है, निकल, कॉपर, जो भी चीजें हैं ना वो किस चीज से बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल से एटम से। समझ में आया? अब अगर हम देखें ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है या हीलियम एटम है या लिथियम है, कौन सा भी है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 118 एलिमेंट्स। समझ में आया? तो अगर इसके पास दो एटम्स है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो जरूरी है कि इसके अंदर दो प्रोटॉन होंगे अंदर। समझ में आया? जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटम न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है नॉर्मली
एटम जो है वो क्या होता है, एटम नॉर्मली क्या होता है, मतलब अगर हम चीजें देखें, लोहा देखें, कोई भी चीजें देखें ना, वो क्या होती है नॉर्मली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके प्रोटॉन्स, कोई भी एटम है ना उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बराबर होते हैं। सोचो अगर आपके पास 2 रुपया है प्लस में, माइनस में कर लें तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, कितना आएगा? 0। तो इसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये कैंसिल हो जाती है, चार्ज कैंसिल हो जाता है। इसकी वजह से एटम क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। समझ में आया? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एटम के पास फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, उसके पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक में से एक गया, कितना बचा? 0। मतलब एटम क्या होगा? न्यूट्रल। सही। अगर आप देखें कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने प्रोटॉन्स? 6। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। तो 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, कितने बचे? 0। तो एटम क्या होगा? 0। न्यूट्रल। सही है। तो एटम नॉर्मल में न्यूट्रल होता है, लेकिन एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन, जब अपना एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है, गेन मतलब हासिल करना और लॉस मतलब किसी को देना, हारना, सही है, खो लेना। तो देखो अगर फॉर एग्जाम्पल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब समझो ये एक एटम है, इस एटम के पास 2 प्रोटॉन्स हैं। तो याद रखो प्रोटॉन्स जो है वो अपनी जगह पर होते हैं क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है। सही है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1831 ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, लाइटेस्ट पार्टिकल है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो क्या करते हैं? लॉस करते हैं एटम। तो किसी एटम के पास दो प्रोटॉन्स थे, इधर देखो 2 प्रोटॉन्स थे और दो इलेक्ट्रॉन थे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है पहले क्या हो रहा था? 2 प्रोटॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से 2 गए, बाकी कितने बचे? 0। सही है। लेकिन क्या हुआ, इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन्स कितने? 2। तो प्लस में रखेंगे 2 और माइनस में क्या रखेंगे? 1। तो 2 में से एक गया, कितना बचा? प्लस में 1। तो देखो ये जो +1 बची ना, ये क्या है? चार्ज है। तो ऐसे चार्ज बनती है। चार्ज कैसे बनती है? जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन खो दे, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, किसी दूसरे एटम को दे दे। देखो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितना बचा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बढ़ गए। हाँ, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाए तो चार्ज पैदा होती है। तो चार्ज कैसी, कौन सी होगी पैदा? पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ गए। सही है। अगर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर ऐसा हो फॉर एग्जाम्पल ये 2 प्रोटॉन्स थे, सही है, या ऐसे समझो इसके पास एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, सही है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है, एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन। अब 1 में से 1 माइनस करो, कितने बचे? 1 में से 1 माइनस 0। ध्यान दो, समझो इसको ध्यान से समझो। एक प्रोटॉन था प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन था माइनस में, कितने बचे? 0। मतलब नॉर्मली एटम क्या है? न्यूट्रॉन। अब क्या होता है, ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, होता नहीं है, किसी दूसरे एटम को देता नहीं है, लेता है किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
2 2 और प्रोटॉन प्रोटॉन 1 हाँ तो प्लस में 1 रखेंगे, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने 2 2। सोचो आप एक शॉप पर जाते हैं, 2 रुपया कर्जा था, 2 रुपया हाँ, अब आपने रुपया जो है वो आपने वापस कर लिया, बाकी कितने बचे 1 रुपया। हाँ तो माइनस में 1 रखेंगे, सही है। तो माइनस में 1 नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ, समझ में आया। तो चार्ज कैसे पैदा होती है, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे तो चार्ज पैदा होगी, या जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले, इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था ना, एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था, इसने क्या किया दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से बढ़िया हाँ इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से बढ़ गए, तो कौन सी चार्ज पैदा हुई नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से बढ़ जाए तो नेगेटिव चार्ज, और अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाए तो पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो चार्ज पैदा होती है जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन से किसी दूसरे एटम को दे या किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले, सही है। तो समझ में आ गया, ये समझ में आया कि चार्ज कैसे पैदा होती है। बताओ चार्ज कैसे पैदा होती है। जब भी कोई एटम अपना न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसी को दे या खोए हाँ और न्यूट्रॉन बढ़ जाए इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो उससे चार्ज पैदा होती है। बेटा आसान डेफिनेशन ये करो, जब कोई एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे या किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले, सही है, दे या ले, किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे या किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले, सही है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने या इलेक्ट्रॉन से कम होने की वजह से चार्ज पैदा होती है, समझ में आया। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बराबर होंगे तो चार्ज पैदा होगी नहीं, न्यूट्रल होगा आएगा, समझ में आया। अब दूसरा कौन सा टॉपिक है। पहले हमने समझा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम और चार्ज कैसे पैदा होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इसको मैं मिटाऊं। इलेक्ट्रिक करंट, देखो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये एक पानी है, सही है। पानी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन जो है अब कौन सी स्टेट में है, ये स्टेट में है लोअर स्टेट में। कौन सी लोअर स्टेट, सही है। मतलब इनकी एनर्जी अब कम है। जब भी सूरज की रोशनी इन इलेक्ट्रॉन्स पर गिरती है तो ये लोअर स्टेट से हायर स्टेट चले जाते हैं, समझ में आया। तो जब क्योंकि एनर्जी की वजह से सनलाइट की एनर्जी मिली तो ये सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक करंट में, समझ में आया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट की असल डेफिनेशन। एनर्जी में बता रहा था कि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, सही है। अब इलेक्ट्रिक करंट समझो। फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है, सही है। इस वायर से अगर इलेक्ट्रॉन पास हो, क्या पास हो कितने 6.24 into 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में पास हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट। क्या कहेंगे, करंट, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट पैदा होगा, समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट पैदा होगा।
जैसे वायर से करंट पैदा होता है जब इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, सही है। 1 कॉलम इज इक्वल टू 6.24 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कॉलम इज इक्वल 1.602 into 10 power minus 19। एक कॉलम में इतनी चार्ज होती है, सही है, प्लस में या माइनस में। इसको छोड़ो, सिर्फ ये बात समझो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, सही है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तभी होगी जब उनको एनर्जी मिलेगी, समझ में आया। और हाँ, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो गुड कंडक्टर से पास कर सकते हैं। कौन से? गुड कंडक्टर से। एक होता है गुड कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर, सही है। गुड कंडक्टर हम उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास हो सके, जैसे आप देखते हैं आयरन, लोहा, और कौन सी चीजें? प्लास्टिक। वो क्या है? इंसुलेटर है। प्लास्टिक से आपको करंट नहीं लगेगा, समझ में आया। प्लास्टिक रबर, ये क्या है? ये इंसुलेटर है। मतलब जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन पास ना हो सके उसे हम कहेंगे इंसुलेटर, और जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन पास हो सके उसे हम क्या कहेंगे? गुड कंडक्टर, सही है। बताओ मैंने क्या कहा? गुड कंडक्टर। जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन पास हो सके उसे हम कहेंगे गुड कंडक्टर, और जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन पास ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर, सही है। तो वायर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक वायर्स गुड कंडक्टर। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट हम कहते हैं जब बैटरी को मिलाएं स्विच को, करंट में अंदर क्या होती है? चार्ज, सही है। स्विच, करंट, बैटरी, इन सब चीजों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। स्विच, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा आता है नेगेटिव टर्मिनल, सही है। अब ये क्या है? ये एक बल्ब, सही है। ये बल्ब कनेक्ट हुआ बैटरी से, सही है। और इसके बीच में क्या है? एक स्विच है जिसके जरिए हम बल्ब को ऑन करते हैं, सही है। बैटरी से कनेक्ट करके आप ऐसे बैटरी से नहीं चलाना चाहते, हम क्या करते हैं? बटन से ऑन ऑफ करते हैं। तो हमने क्या किया? इधर स्विच रखा, इधर क्या रखा? स्विच, सही है। हाँ, स्विच। तो याद रखो कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट पैदा होगा, सही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे, इधर देखो, सोचो अगर तार टूटी हुई हो, बीच में से कटी हुई हो, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकेंगे? नहीं ना। तो अगर ये तार जो है वो क्लोज होगी, क्या होगी? अगर तार क्लोज होगी, तार को हम क्या कहते हैं? इन चीजों को मिलाकर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। बल्ब को, बैटरी को, जैसे स्विच को मिलाकर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ये तार
जिसे हम कहते हैं स्विच, जिसे हम कहते हैं सर्किट। अगर ये सर्किट क्लोज हो, मतलब ये तार क्लोज हो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो बल्ब क्या करेगा? चलेगा, बल्ब ग्लो करेगा। क्या करेगा? फ्लो करेगा। अगर सर्किट क्लोज होगा, सर्किट क्लोज, क्लोज मतलब तार जो है वो, वायर जो है वो क्या हो? क्लोज हो, मिली हुई हो, बंद हो, सही है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो बल्ब क्या करेगा? चलेगा, ग्लो करेगा, चलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें, इस वायर को क्या कर दें? ओपन कर दें। ओपन कर दें तो क्या? इस वायर को ओपन कर दिया, मतलब इनको कट कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं ना, तो ये जो वायर है वो क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। वायर ओपन मतलब कट जाती है, सही है? एक दूसरे से अलग हो जाती है, वायर से ओपन हो जाती है। तो जो बल्ब है वो क्या करेगा? अगर ओपन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो, डोंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो बल्ब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा नहीं, भागेगा। नहीं चलेगा। समझ में आया? मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप परेशान हो जाते हैं। सर आप कहते हैं कि सर्किट को अगर हम क्लोज करें तो बल्ब चलेगा, लेकिन आप बटन ऑन करते हैं तो फिर चलता है ना। लेकिन हम जब क्लोज करते हैं तो फिर जो है बल्ब चलेगा। असल में ये बात है कि जब हम बटन को ऑन करते हैं ना, स्विच को हमने क्या किया? स्विच को ऑन किया, सही है? मतलब उसको क्लोज किया, स्विच को ऑन किया। देखो स्विच मतलब ये बटन है, उसको हमने ऑन किया। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये जो वायर है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। समझ में आया? जब हम बटन को, स्विच को क्या करते हैं? ऑन करते हैं, तो ये जो वायर है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, मतलब ये मिल जाती है, सही है? मिल जाती है तो बल्ब क्या करता है? बल्ब, इसको नोट करो, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है, सही है? और अगर स्विच ऑफ हो, बटन अगर हम ऑफ करें तो वायर क्या हो जाएगी? ऐसे ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो बल्ब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बल्ब नहीं चलेगा। समझ में आया? अब उसके बाद है स्विच साइज ऑफ करंट। याद रखो कि करंट जो है, करंट को हम कैसे मेजर करते हैं? एमीटर के जरिए। ये एमीटर क्या है? एमीटर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। बैठो तो बताओ। एमीटर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसके जरिए हम करंट को मेजर करते हैं, सही है? करंट को हम मेजर करते हैं किसमें? एम्पेयर में, अम्पेयर, सही है? एम्पेयर में करंट को मेजर करते हैं। 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर। जैसे चीनी को मेजर करते हैं ना, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, ऐसे ही करंट को हम मेजर करते हैं 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, सही है? तो ये कौन बताएगा करंट इतना है? आप क्या वायर में टच करके बताएंगे? नहीं ना। आप क्या करेंगे? ये जो एमीटर है वो वायर्स में कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सही है? तो आपको बताएगा कि 2 एम्पेयर है, 12 एम्पेयर है। समझ में आया? एमीटर के जरिए हम करंट को मेजर करते हैं। उसके बाद होती है काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सही है? इसको मिटाऊं? मैंने कहा इसको नोट कर लो। चलो अब उसके बाद है काइंड्स ऑफ सर्किट्स। और ये क्या होता है? ये सर्किट्स बताता हूँ। काइंड्स ऑफ, टॉपिक जो है वो मुश्किल से लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान से समझो, इसको छोड़ो, ध्यान से समझो। काइंड्स ऑफ सर्किट मतलब सर्किट्स को
कॉम्बिनेशन करने का तरीका, कॉम्बिनेशन करने का तरीका, सर्किट्स में कॉम्बिनेशन करने का तरीका। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्किट है, सही है, इस सर्किट में कोई चीज ऐड करते हैं, हमने कैपेसिटर्स ऐड किए या रेजिस्टर्स ऐड किए, तो दो तरीके होते हैं, एक होता है पैरेलल, एक होता है पैरेलल और दूसरा होता है सीरीज। दूसरा क्या होता है? सीरीज। तो पहले कौन सा पढ़ा? पैरेलल, सही है। पैरेलल में क्या होता है, देखो ये एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव। मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, जैसे कैपेसिटर, कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करना, सही है, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना, ये कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, सही है, ये भी एक कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। आप देखते हैं ना, कोई भी चीज होती है उसके बाद दो वायर्स होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी रेड और ब्लैक, तो ये दो वायर्स है, सही है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब पैरेलल सर्किट्स में पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 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 पॉजिटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट सब भी एक साथ कनेक्ट होंगे और नेगेटिव टर्मिनल सब एक साथ कनेक्ट होंगी। समझ में आया? देखो इन नेगेटिव को छोड़ो, पॉजिटिव सब एक साथ कनेक्ट है और नेगेटिव सब एक साथ कनेक्ट है। अब आखिर में क्या होगा, ये सब कनेक्ट हो गए बैटरी से। समझ में आया? ये होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, सब पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होंगे और आखिर में बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट। समझ में आया? बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पॉजिटिव है वो सारे एक साथ कनेक्ट होंगे, जो नेगेटिव है वो सारे एक साथ कनेक्ट होंगे और वो दोनों कनेक्ट होंगे बैठेंगे। हाँ, उसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। बैठो। उसके बाद होती है सीरीज। सीरीज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक कैपेसिटर था, सेम ही, सही है, हमने सेम ही कैपेसिटर इधर रखा, फिर दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। अब हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट करने जा रहे हैं। इसको मैं लेकर, देखो इसके पास भी पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने ये जो कैपेसिटर था ना, इसको मैं ऊपर रखा, इसके पास क्या था, पॉजिटिव और इसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, इसको भी ऊपर रखा। सही है? तो ये कितने, 1 2 3 4। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना, नजर आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। सही, ऐसे नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो और फिर आखिर में क्या होगा, ये बैटरी से कनेक्ट होंगे। समझ में आया? मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, और सीरीज कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से। सही है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ हीट। ये समझ में आया? इसका बेटा नोट कर लो जल्दी। अब टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सही है? हीटिंग इफेक्ट, ये बात समझो, बस थ्योरी समझो। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, सही, एक वायर है, इस वायर को अगर हम
ज़्यादा लोड दें, इस वायर पर ज़्यादा लोड चलाएं, सही है, तो वायर क्या हो जाती है, खराब, क्या हो जाती है, गरम, गरम, उसमें हीट पैदा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, सही है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रब करते हैं, फ्रिक्शन पैदा आती है, सही है, याद आ रहा है फ्रिक्शन, हीट फ्रिक्शन, कौन सी, हीट फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, हीट, हीट, सही है। बात समझो कि जब हम ज़्यादा लोड देते हैं, जैसे एक वायर छोटी है, उस पर हम क्या क्या चलाते हैं, पंखा, पंखा चलाते हैं, दूसरा भी तीसरा भी, तो वो गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से क्या हो जाती है, वायर जो है वो जल जाती है, खराब हो जाती है, सही है, तो ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। अब इसको रोके कैसे, वो होता है फ्यूज, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर उसी वायर से एसी चल रही है या उसी वायर से फ्रिज चल रही है, तो वो तो फ्रिज भी खराब हो जाएगी, सही है, आग लग जाएगी सारे घर में, तो क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्यूज, फ्यूज। इस फ्यूज का काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ज़्यादा करंट आया है, ज़्यादा करंट, ट्रांसफार्मर से ज़्यादा करंट आया है, तो ज़्यादा करंट आने की वजह से फ्यूज उस वायर को क्या कर देता है, कट कर देता है। देखो फॉर एग्जाम्पल इस वायर से करंट आ रहा है, इधर से इस वायर से ज़्यादा करंट आ रहा है, तो इस जगह पर हम क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं, सही है, जैसे फ्यूज लगाएंगे ज़्यादा करंट आएगा ना, तो ये क्या करेगा, इस वायर को इधर से काट लेगा, वैसे काट लेगा तो क्या करंट आगे जा सकेगा, नहीं जा सकेगा ना। करंट को आगे मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, फ्यूज, करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को मूव बटन, करने के लिए स्विच, वायर की, वायर, वायर फायर, वायर के जरिए इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं ना, तो अगर हम वायर ही काट लें, सही है, फ्यूज का काम ही ऐसे होता है, उसको कट कर लेना, सही है, बेंड हो जाती है, वो वायर कॉपर की बेंड हो जाती है, बेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर सकते। जिस तरह जो आयरन है, आयरन देखते हैं ना, आयरन थोड़ी देर के बाद जो है वो बंद हो जाती है, देखते हैं, रेड बत्ती जो है वो चलती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है, क्या होता है, उसकी जो एक वायर होती है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, मुड़ने की वजह से वो बंद हो जाती है। जैसे अगर आप देखो ये दो वायर से वो कनेक्ट है, सही है, जैसे ही इसको हीट मिलती है ना, तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, तो बेंड जैसे हो जाएगी, जैसे बेंड हो जाएगी तो क्या ये एक दूसरे से मिल सकेंगी, नहीं, तो करंट क्या मूव कर सकेगा, नहीं मूव कर सकेगा ना। फिर जैसे हम इनकी हीट कम करते हैं तो ये फिर क्या हो जाती है, मिल जाती है, फिर जो आयरन है वो चलती है, आयरन मतलब इस्त्री, हाँ, सही है। देखो आप कपड़ों को आयरन करते हैं, सही है, तो थोड़ी देर के बाद वो चलती है, फिर बंद हो जाती है, चलती है, फिर बंद हो जाती है, वो क्यों, क्योंकि इसमें ये वायर्स इस्तेमाल होती है, सही है, वायर्स क्या होती है, वो बेंड हो जाती है, सही है, मुड़ जाती है, मुड़ने की वजह से ये दो वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जैसे ही इनको हीट मिलती है तो ये बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है, अलग हो जाएगी तो क्या करंट मूव कर सकेगा, नहीं, समझ में आया। जैसे आप देख सकते हैं ये फ्यूज, इसमें देखो फ्यूज, देखो इसमें ये है फ्यूज, सही है, फ्यूज का काम क्या होता है, जब ज़्यादा हीट आए, ज़्यादा करंट आए, तो उस वायर को क्या कर देगा, कट कर देगा, सही है, ताकि करंट जो है वो आगे मूव कर ही ना सके। अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस। प्रोड्यूस। हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। प्रोड्यूस। समझ में आ रहा है? सच बताओ, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। प्रोड्यूस। देखो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एटम्स है, सही है। जब एटम के पास फॉर एग्जाम्पल दो इलेक्ट्रॉन है, सही है। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इससे बाहर निकल जाता है। बैठो। और फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके बाद जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, याद रखो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, सही है। अब देखो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके करीब लाया। जैसे इलेक्ट्रॉन करीब आया तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर भाग गया। देखो जैसे दूर भाग गया तो इसने इसकी जगह ले ली। और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर गया ये दूसरे एटम के पास आएगा, इसको बाहर निकालेगा और ये इसकी जगह पर आ जाएगा बाहर का। फिर ये दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको बाहर निकालेगा फिर इसके एटम की जगह पर। ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से करंट पैदा होता है। और जो मूविंग करंट के बारे में जो पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, जैसे आप देखते हैं पानी में हम क्या यूज़ करते हैं, टरबाइन्स। जैसे आपने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, शाहरुख खान क्या करता है, टरबाइन्स बहुत सारे मटेरियल लाता है, फिर पानी में रखता है। जैसे टरबाइन्स मूव करते हैं, टरबाइन्स के मूव करने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे टरबाइन तेजी से मूव करते हैं, सही है। और फिर देखते हैं कि टरबाइन अचानक रुक जाते हैं। टरबाइन क्यों रुकते हैं, निवारण जी वेल पूरा खुला है ना? जी मोनू। मेरा नाम? हाँ सर। वेल पूरा खुला है? पूरा खुला है सर, टोटली ओपन। शो सुअर। किधर? कल होल्ड स्टेडी, होल्ड इट। वाल्व पूरा खुला है तो प्रेशर क्यों नहीं आ रहा? कचरे की वजह से टरबाइन जो है वो रुक जाते हैं। उसके बाद फिर टरबाइन मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, 200 से भी 300 के बीच में आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, बिजली आ गई, सही है। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।